हेलो नमस्कार। मैं रोहित साहू आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ साहब बाय रोहित सर में। आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने परसेंटेज का पार्ट 1 डाला था जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। तो आज हम परसेंटेज पार्ट 2 पढ़ेंगे और आज बहुत ही हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आपके लिए आए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में अंत तक। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ये रहा प्रश्न। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। इस टाइप के प्रश्नों को अब करने के लिए आप हमारे मेथड को देखेंगे। बहुत ही इजी तरीके से हम हल करेंगे और इस टाइप के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हर परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न आप देखने को मिल जाएंगे। आप कभी सेट पेपर लगाइए तो आप देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत आते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए किस तरीके से हल करेंगे। हमें यहाँ पे ये देखना है, हमसे बोला जा रहा है कि 15 लीटर में 40% चीनी है। 15 लीटर में क्या है 40% चीनी, इसमें 3 लीटर पानी और डाला तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है। यहाँ पे हमें बस इतनी सी चीज़ पे नोटिस करना है कि हमने डाला क्या है। हमने डाला है पानी। हमने क्या डाला पानी। इसका मतलब ये हो गया है कि चीनी की जो पहली क्वांटिटी थी, जो उसमें मात्रा थी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बस ये है कि घोल बढ़ गया। क्या हो गया घोल बढ़ गया। जहाँ पर पहले 15 लीटर में 40 चीनी थी, कितनी परसेंट चीनी थी 40, और वहीं अब 3 लीटर हमने और पानी मिला दिया, यानी कि जो घोल 15 था वो अब घोल कितना हो गया है 18 हो गया। घोल कितना हो गया 18। और अब इसमें चीनी का प्रतिशत क्या है, चीनी का प्रतिशत क्या है। बस हमें इतनी सी तरीके से बात करनी। देखिए यहाँ भी चीनी का प्रतिशत, यहाँ पहले 15 था तो 40% चीनी थी, अब घोल हो गया हमारा 18, तो चीनी कितनी प्रतिशत है। इतनी सी चीज़ याद रखेंगे कि जो भी चीज़ हम मिला रहे हैं उसका परसेंटेज नहीं देखना है, जो दूसरी चीज़ हमारी बची हुई है उसका प्रतिशत देखेंगे। चलिए इसको हल कर देते हैं। 3 से काट दिया, 3 5 15, 3 6 18, 2 से काट दिया, 2 3 6, ये हो गया है 100 और ये हो गया है 3। ये अपना परसेंट कर गया। 3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो x इक्वल टू आ गया 100/3, और जब इसको हम कायदे से करेंगे तो ये हो गया 33/3%। तो यानी कि अब जो चीनी की प्रतिशत है वो कितना हो गया 33 सही 1/3%। आई थिंक हमें लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा। इस टाइप के हम बहुत से आज प्रश्न लेके आए हैं। एक प्रश्न से अगर आपको समझ में नहीं आता तो चलिए आप दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये रहा। दूसरा प्रश्न है, एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितना लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। सवाल को पढ़ेंगे एक बार और। हम सवाल पढ़ रहे देखिए, इसमें बोल रहे हैं कि एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है। 25% अभी क्या है एल्कोहल है, और वो हमसे बोल रहे हैं कि एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि भाई 20% होता। हम अभी पहले इस टाइप के सवाल में भी बता चुके हैं कि यहाँ पे हमें पता क्या करना है, यहाँ पे हमें पता ये करना है कि एल्कोहल कितना कम डाला गया होता। इसका मतलब ये हो गया कि विलयन पानी का और एल्कोहल का है। तो जहाँ पहले 40 लीटर में 25% एल्कोहल था, देखो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं कि एल्कोहल कितना कम डाला गया होता है, यानी कि मात्रा कौन सी मिला रहे हैं हम एल्कोहल की। तो जो स्थिर मात्रा है हम उसको देख के चलते हैं, क्योंकि एल्कोहल मिला दिया गया तो एल्कोहल का तो परसेंटेज बढ़ गया। लेकिन हम ये देख के चलेंगे कि जो दूसरी वाली हमारी जो इसमें दूसरा जो है, जैसे कि एल्कोहल और पानी, तो जो दूसरा हमारा पानी है वो तो निश्चित है। तो यानी जहाँ 40% में पहले 25% एल्कोहल था, इसका मतलब 75% क्या होगा पानी होगा। 75% क्या होगा पानी होगा। वहीं अब क्या बोल रहे हैं वो हमसे कि अगर 40 में कितना कम, अब हमें ये तो पता नहीं है, ये हमें निकालना है, तो हमने मान लिया x कम। तो 40 में x कम डाला होता तो एल्कोहल कितना होता 20%, यानी कि जो पानी होगा वो कितना होगा 100%। ये पानी की मात्रा समान है, ये भी पहले पानी है, देखो ये पहले पानी की परसेंटेज मात्रा थी और अब ये पानी की परसेंटेज मात्रा है। पानी तो हमारा समान रहा, प्रभाव पड़ा नहीं उस पर, क्योंकि हमने क्या बदला है एल्कोहल की क्वांटिटी बदली, एल्कोहल की मात्रा बदली है। इस टाइप के सवाल में बस आपको इतना सा याद रखना है कि जो मात्रा जिसकी मिलाई जा रही है
उसको नहीं देखना है, उसके दूसरा जो स्थिर है, जो दूसरा कांस्टेंट है जिसको नहीं बदला गया उसको देखेंगे। पहले वाले सवाल में जैसे हमने देखा था वहाँ पर चीनी की मात्रा मिला रही थी तो हमने दूसरा देखा था, यहाँ पे भी एल्कोहल मिला रहे हैं तो हमने देखा है पानी को। चलिए कैलकुलेट कर देते हैं, सीधा काट देंगे, 40 से कम 40 और 40 दूनी 80, मल्टीपल हो जाएगा, ये 75, ये 40 दूनी 80 माइनस के 2x, 2x को इस साइड लेके आएंगे, 75 उस साइड जाएगा तो 80 माइनस 75, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 5, 2 से डिवाइड हो जाएगा 2.5 लीटर, 2.5 लीटर। क्लियर है? हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि आपको बारीकी से एक एक सवाल को समझाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का एक और ले रहे हैं ताकि आपका एकदम से इस टाइप के सवालों में जो परसेंटेज वाले सवाल हैं, मात्राओं वाले सवाल हैं, इनमें आपका डाउट खत्म हो जाए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए कि पानी 25% हो जाए। देखिए हम पहले वाले सवालों भी इस तरीके की बात बता चुके हैं, यहाँ भी बता चुके हैं, एक बार और समझा देते हैं कि यहाँ पे हम क्या मिला रहे हैं। यहाँ पे हम मिला रहे हैं पानी, हम यहाँ पे क्या मिला रहे हैं, पानी। तो हमने क्या कहा था, अगर पानी मिला रहे हैं तो पानी का तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा, लेकिन जो दूध और पानी का मिश्रण था, यानी जो हमारा दूध था वो तो फिक्स है, दूध का जो पहले भी मात्रा जितनी थी अभी भी उतनी है, तो हम दूध की मात्रा को देखेंगे। जैसे पहले 60 लीटर में 20% पानी था, इसका मतलब 80% हमारा क्या होगा, दूध होगा। पहले 80% हमारा क्या होगा, दूध होगा। और वहीं अब हमने इसमें से क्या किया, पानी मिला दिया। कितना पानी मिला दिया ये हमें नहीं बताया गया, तो हमने मान लिया इसमें कितना पानी मिला दिया हमने, x। अब पानी कितना हो गया हमारा 25%, यानी दूध की मात्रा अब कितनी बची है, 75%। कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रतिशत, आप लोग सोच रहे होंगे प्रतिशत को डिवाइड में 100 क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखिए दोनों साइड क्या कर रहे हैं, प्रतिशत से प्रतिशत काट दे रहे हैं, तो ये प्रतिशत कट गया। अब कैलकुलेट करेंगे, 15 चौक 60, 15 5 75, यहाँ से एक बार और काट ले, 5 एकम 5 और 16 पंचे 80, 16 चौको 64 64, ये 60 प्लस x, ये इस साइड चला जाएगा तो 64 माइनस 60, x इज इक्वल टू 4 लीटर। क्लियर है? करते क्या है हम इन सवालों में, एक बार और सुनेंगे। हम इन सवालों में क्या करते हैं कि जो मात्रा, जिस तत्व की मात्रा बढ़ाई जा रही या कम की जा रही है तो उसकी प्रतिशत को नहीं देखेंगे। जो मात्रा स्थिर है, जैसे दूध और पानी में यहाँ पर पानी मिलाया गया तो दूध क्या था, स्थिर था। दूध जो पहले जितनी मात्रा होगी उतनी अभी है, पानी मिलाया गया तो दूध पर तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं। तो जहाँ पहले 60 में 80% दूध था, 20% पानी है, इसका मतलब 20 अगर पानी है तो दूसरी मात्रा हमारी क्या थी, दूध थी। तो दूध कितना हो गया, 80%। वहीं 25% पानी है, इसका मतलब हमारा 75% दूध है। अब हमने ये पानी मिला दिया तो यहाँ कैलकुलेट किया, ये आ गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आए तो अभी हम इस टाइप के 2-3 प्रश्न और लेंगे और प्रयास करेंगे आपको सही तरीके से समझाने का, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी परीक्षा में देखेंगे तो इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ लोग बहुत ही लेंदी प्रोसेस से करवाते हैं, तो ये हमारा तरीका आप देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए वीडियो को। फोर्थ प्रश्न हमारा है, नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। अभी 5% नमक है, अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाए तो नमक 15% बन जाता है, प्रारंभिक घोल की मात्रा क्या थी। मतलब हमें यहाँ पे घोल पता करना है कि जो पहले घोल था नमक और पानी का वो क्या था। तो हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया सपोज दैट कि वो क्या था हमारा, x था। अब यहाँ पे गौर से देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी वाष्प हो रहा है। और पहली बात, पानी ही वाष्प होता है, नमक तो वाष्प होता नहीं है। क्या उड़ता है, पानी उड़ता है, नमक नहीं उड़ता है। अगर हम किसी चीज को गर्म कर देंगे तो पानी उड़ जाएगा। तो यहाँ पे पानी उड़ गया, इसका मतलब जो नमक पहले था वो अभी भी है, जो नमक पहले था वो क्या है, अभी भी है। तो पहले x मात्रा में 5% नमक था, पहले x मात्रा में कितना नमक था, 5%। और अब 60 लीटर घोल वाष्प हो गया, इसका मतलब भाप बन के उड़ गया, तो x में से 60 कम हो गया, तो अब नमक की मात्रा हमारी कितनी हो गई है, 15%। यहाँ पे हमें नमक, पानी हमारा उड़ गया है, तो जो मात्रा हमने अभी पिछली सवाल में भी बताया था कि जो मात्रा स्थिर है
इसमें से जो तत्व नहीं उड़ रहा है या जो तत्व नहीं मिलाया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है, कम किया जा रहा है, तो उसको देखेंगे। तो यहाँ पर नमक की मात्रा स्थिर है क्योंकि पानी वाष्प बन गया। तो जहाँ पहले x में 5% नमक था, वहीं x में से 20 लीटर पानी वाष्प हो गया, तो अब नमक की मात्रा कितनी है। तो अब देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, परसेंट से सीधा परसेंट काट दिया करो, 100 लिखने की जरूरत नहीं है। 5 या 15 गुणा करेंगे, ये यहाँ x है, ये 3, 3 दूनी 6, 60 इस साइड आ जाएगा, x इस साइड आ जाएगा, तो ये 60 x इस साइड आ गया, तो 2x हो गया है। 2 से सीधा डिवाइड कर दिया हमने, 30 बार कट जाएगा x। यानी कि जो हमारी प्रारंभिक मात्रा थी, प्रारंभिक जो मात्रा थी वो कितनी थी, प्रारंभिक मात्रा क्या थी, प्रारंभिक मात्रा हमारी 30, और मात्रा चूंकि लीटर में चल रही है ये, तो 30 लीटर। क्लियर है। इस टाइप के सवालों को हमने आज जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे ढूंढ कर आपके लिए लेके आए हैं। अगला सवाल देखिए, कुछ इसी तरीके का एक और सवाल, अगर आपको समझ में आता है तो देख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, 15 लीटर नमक और पानी के घोल में 4% पानी है, पानी मिला हुआ है, मतलब पानी है। मिश्रण को गर्म करके 3 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए, वाष्पित कर दिया तो मिश्रण में नमक की सांद्रता कितनी है। तो हम पहले बता चुके हैं कि क्या करते हैं, इसमें क्या वाष्पित हो रहा है, पानी। इसका मतलब है कि जो पहले नमक था, जो पहले नमक था वो अभी भी उतना का उतना है। तो देखिए उसी तरीके से हम फिर से करेंगे। जहाँ पहले 15 लीटर में 4% पानी मिला हुआ है, 4% पानी मिला हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, हमारा अगला प्रश्न है, 15 लीटर नमक और पानी के घोल में 4%, वो बाय मिस्टेक हमसे नमक लिख गया था, पानी लिख गया था, 4% नमक मिला हुआ है। मिश्रण को गर्म करके 3 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो मिश्रण में नमक की सांद्रता कितनी होगी। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि जो 15 लीटर था हमारा घोल, उसमें पहले 4% नमक था, तो अब हमने घोल को क्या कर दिया, 3 लीटर घोल को वाष्पित कर दिया, यानी वाष्प बना के उड़ा दिया। तो हमें यहाँ पे क्या बन उड़ गया, वाष्पित करने का मतलब होता है कि नमक नहीं उड़ता है, क्या उड़ता है, पानी। इसका मतलब जो नमक की मात्रा पहले थी वो अभी भी बरकरार है। तो जहाँ पहले 15 में 4% नमक था, अब हमारा घोल कितना बचा है, 3 लीटर तो हमने वाष्पित कर दिया, उड़ा दिया, यानी जहाँ 15 घोल था अब हमारा घोल है 12। तो ये 12 में हमारा नमक का प्रतिशत क्या है, तो हमने मान लिया x है। कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 तिया 12, यहाँ परसेंट से ये परसेंट था, ये कैंसिल हो गया, 3 5 15, यानी कि अब जो नमक का प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है, 5%। आई थिंक हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जितने भी घोल से रिलेटिव जो सवाल थे उनको हमने आपको बारीकी से लिया, सभी महत्वपूर्ण सवाल आपको ले लिए गए हैं। चलिए अब कुछ और टाइप के सवाल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है, उसकी आय 10% बढ़ जाती है, तो वह अपने व्यय 12%, तो वह अपना व्यय 12% बढ़ा देता है, बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। आय और व्यय से रिलेटिव सवाल, इस टाइप के सवाल भी बहुत देखने को मिलते हैं। आप जब सेट पेपर लगाएंगे तो आप देखेंगे ये सवाल काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेंगे। इस टाइप के सवाल में क्या करना है, हम बहुत ही ईजी तरीके से सवाल को लगाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो व्यय है और प्लस बचत है, व्यय प्लस बचत बराबर क्या हो जाएगी, हमारी आय। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर हम 10 रुपये कमाते हैं, 7 खर्च करते हैं और 3 बचाते हैं, इसका मतलब कितना हो गया कि 10 रुपये हम कमाते हैं। यही चीज़ यहाँ पे राम का जो व्यय है वो बचत है 3:2 में है, यानी कि अगर राम 3 रुपये व्यय करता है, 2 बचाता है, इसका मतलब वो कमाता कितना होगा, 5। कितना कमाता होगा, 5। तो यानी व्यय और बचत हमेशा इक्वल रहेगी, व्यय और बचत का योग हमेशा किसके बराबर होगा, आय के बराबर होगा। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उसकी आय 10% बढ़ी, आय यानी कि ये जो है आय 5, ये 10% बढ़ गई, 10% बढ़ गई, यानी कि प्लस में लेंगे हम। अगर कभी भी वृद्धि हो रही है तो आय में वृद्धि हो रही तो प्लस में लेंगे 10%, अगर कमी हो रही होती तो माइनस में लेते। ये हम शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मेथड ही है। जब आप इसको 2-3 बार अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा बहुत ईजी है। आय में क्या हुआ, 10%, हमसे बोला जा रहा है कि आय 10% बढ़ गई, तो हमारी जो आय 5 थी उसमें हम 10% की वृद्धि कर दी। अब व्यय उसने 12% बढ़ा दिया। देखिए ये व्यय है,
इसमें उसने क्या कर दिया है, 12% बढ़ा दिया है। तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। अब बचत का हमें पता नहीं है, तो बचत का हमने मान लिया x की उसमें वृद्धि या कमी क्या होती है। अगर प्लस में आएगा या x तो वृद्धि हुई, और माइनस में आया तो कमी हुई। तो इस तरीके से आप शॉर्ट तरीके से इसको कर सकते हैं। परसेंट से तीनों जगह का परसेंट कट जाएगा, तो ये तीनों जगह परसेंट था, ये परसेंट हट गया। यहाँ देखिए 12 × 36, ये 2x, और ये 10 × 50, ये 2x इस साइड रहेगा, 36 मल्टीपल में पक्षांतर हो जाएगा, 50 में से 36 14 14, और x इज इक्वल टू आ गया है 7। ये भी प्लस में आया, इसका मतलब ये हो गया है कि x जो कि हमारी क्या थी, बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो गई, बचत में 7% की वृद्धि हो गई। आप देख रहे होंगे कि बहुत ही शॉर्ट तरीके से हो गया है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से हो गया। बस हमें इतनी सी चीज पता होनी चाहिए, जो आय है वो व्यय प्लस बचत के बराबर होती है। अगर आय में कोई परिवर्तन हो रहा है, व्यय में परिवर्तन हो रहा है, तो बचत में भी परिवर्तन, क्योंकि व्यय प्लस बचत बराबर आय। तो वही चीज एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, एक बार और सुन लीजिए। राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में था। इसका मतलब है कि राम 3 रुपए व्यय करता है, खर्च करता है, 2 बचाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो 5 रुपए कमाता है। अब उसकी आय में 10% वृद्धि हो गई, 10% आय उसकी बढ़ गई। इसका मतलब 5 जो था उसमें प्लस का 10% इंक्रीज हो गई। प्लस प्लस चिन्ह दिखा रहा है कि ये बढ़ी है, अगर माइनस होता तो इसका मतलब घट गई होती। तो उसने भी अपना व्यय बढ़ा दिया, उसने भी अपना खर्चा क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कितना, 12%। तो बचत में क्या प्रभाव पड़ा, तो बचत जहां 2 थी उसमें हमने मान लिया कि x पर प्रभाव पड़ा। तो आय प्लस बचत बराबर व्यय। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया परसेंट से परसेंट, 12 × 36, 2x, 10 × 50, 36 पक्षांतर हो गया, 50 में 36 14, 2x बराबर 14, x बराबर 7, बचत में 7% की वृद्धि हो गई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आए तो एक और सवाल हम इस तरीके का ले रहे हैं। देखिए अगला सवाल, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, शेष बचाता है। उसकी आय में यदि 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। अभी जैसे हमने पहले भी बताया था कि व्यय प्लस बचत इक्वल होता है आय के। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि 75% खर्च करता है, 75% खर्च करता है मतलब व्यय करता है। अगर 75 व्यय करता है तो इसका मतलब है कि 25% वो बचाता है, जहां पर उसकी टोटल आय कितनी हो गई, 100%। पहली बात तो आप इसको परसेंट में भी हल कर सकते हैं, लेकिन आप इसको छोटा कर लें रेशियो में तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको कैलकुलेट करना। 25 थी 75, 25 से कम 25, और 25 चौके 100। ये हमारा व्यय, बचत और आय का रेशियो हो गया है। यानी 3 रुपए वो व्यय करता है, 1 रुपए बचाता है, तो आय उसकी है 4। अब इसमें हमसे बोला जा रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। आय क्या है, 4, तो उसमें 4 में प्लस 20% का इजाफा हो गया। तो उसने अपने खर्च भी बढ़ा दिया, जो व्यय वो 3 करता था अब वो 3 का प्लस 10% और एक्स्ट्रा खर्च करने लगा। तो ये बताइए कि उसकी जो बचत थी उस पर क्या प्रभाव पड़ गया, यानी वन पर उसके क्या प्रभाव पड़ गए, जो वन उसकी बचत थी। तो हमने बताया था कि उसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ये परसेंट से परसेंट तीनों जगह का कट गया, ये 10 थी 30, ये x 40 दूनी 80, पक्षांतर कर देंगे 50%। तो हमने देखा 50% ये प्लस में, इसका मतलब है कि उसकी बचत में कितनी की वृद्धि हो गई, 50% की वृद्धि। क्लियर हो चुका है, आई थिंक हमें लग रहा है कि सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये हमने आय और व्यय पे आधारित प्रश्न देखे, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपको देखने को मिल जाएंगे। आप सेट पेपर लगाएंगे, इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उम्मीद है कि अब आपसे वो सवाल छूटेंगे नहीं। चलिए कुछ हम और सवाल ले रहे हैं। अगला सवाल है हमारा, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है,
जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 20 अंकों से फेल हो जाता है, परीक्षा का पूर्णांक क्या है? परीक्षा पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं आपको उसमें हल्की सी बात एक समझनी है। पहले हम इसको तरीके से समझाएंगे और फिर एक हल्की सी ट्रिक आपको समझा देंगे साइड से, उसका आप अप्लाई कीजिए, चुटकियों में आपका सवाल हो जाएगा। पहला देखिए, यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि 30% अंक, पहले यहाँ पे देखते हैं परीक्षा का जो पासिंग मार्क है जिसमें उत्तीर्णांक बोलते हैं इसे हम, उत्तीर्णांक क्या है? उत्तीर्णांक तो यहाँ पे गौर से देखेंगे कि 30% उसने अंक प्राप्त किए, यानी कि अगर कुल x नंबर हैं तो x में से 30 प्राप्त किए, लेकिन हम x नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देंगे हम कि उसने 30% अंक क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। फिर भी वो 30 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब है कि अगर उसको 30 अंक और मिल जाते तो वो हो जाता पास, तो वो क्या हो जाता, पास। वहीं अगर हम बात करें, एक और व्यक्ति था जिसको 35% अंक तो प्राप्त हुए लेकिन वो भी फेल हो गया, कितने अंक, उस 20 को, अगर उसको भी हम 20 नंबर दे दें तो वो भी क्या हो जाएगा, पास। तो ये दोनों साइड का इक्वेशन बन गई उत्तीर्णांक, ये भी पासिंग मार्क है और ये भी पासिंग मार्क है। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखिए परसेंटेज एक साइड कर लेंगे और संख्या एक साइड। 30 माइनस 20 10, सबको इतनी हल्की फुल्की कैलकुलेशन आती होगी। 35 में से 30 गया 5%, यानी कि 5% बराबर कितना हो गया है, 10, यानी कि 5 दूनी 10। 1% बराबर वैल्यू कितनी आ गई है, 2 के। और परीक्षा का जो पूर्णांक होता है वो कितना होता है, 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 2, तो 100% बराबर 200, यानी कि जो पूर्णांक है वो कितने अंकों का था, 200 अंकों का। तो ये हो गया अपना तरीका। लेकिन आपको एक शॉर्ट ट्रिक नहीं, एक भाषा है। भाषा ये है कि अगर पास पास हो रहे हैं, यदि पास हो रहे हैं तो हम जोड़ देंगे, माफ कीजिए, तो हम घटा देंगे। यदि फेल हो रहे हैं तो भी हम घटा देंगे। यदि फेल पास हैं तो हम जोड़ देंगे अंकों को, और पास फेल हैं तो भी हम अंकों को जोड़ देते हैं। ये डायरेक्ट तरीका है यही चीज, लेकिन थोड़ा सा एक दो स्टेप हम मतलब आगे का कर देते हैं, परेशानी नहीं होती। देखिए कैसे, परसेंटेज हमेशा घटेगा, यहाँ 30%, यहाँ 35%, 5% का अंतर है। कितने परसेंट का अंतर है, 5% का। कितने परसेंट का अंतर है, 5% का। यहाँ पर इसको 30 अंकों से फेल हुआ, ये 20 अंकों से, यानी दोनों ही फेल हो गए। तो हमने कहा क्या कहा कि यदि दोनों ही फेल हो गए तो हम घटा देंगे। तो 30 में से 20 गया 10, 5% बराबर 10, 5 दूनी 10, यानी कि 1% की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 2। और आपसे पासिंग मार्क पूछा है, यानी कि टोटल पूर्णांक पूछा है। पूर्णांक होता है 100%, 100% बराबर दोनों साइड 2 जीरो का मल्टीपल हो गया, यानी कि 200। तो इस तरीके से आप अप्लाई कीजिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये पूरा सोल्यूशन है। और ये अपना थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है भाषा को पकड़ने के लिए, ताकि हम बहुत ही ईजी तरीके से कर सकें। एक परीक्षा से रिलेटिव हम एक दो सवाल और ले रहे हैं, देखते हैं आपको कितने हद तक और समझ में आता है। नेक्स्ट सवाल ये रहा। एक परीक्षा में मोहन 35% अंक लाता है जो उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक हैं, जबकि रोहन 25% अंक लाता है जो उत्तीर्णांक से 30 कम है। परीक्षा का पूर्णांक व उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें ये बताना है कि टोटल जो परीक्षा हुई कितने नंबरों की हो, जिसमें पासिंग मार्क था, पासिंग नंबर थे, वो कितने थे। देखिए, सबसे पहले हमने एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी कि परसेंटेज तो आपको हमेशा घटने ही है। 35 में से 25 गया, यानी कि 10%। और हमने क्या बताया था कि अगर पास हो रहे हैं तो हम घटा देंगे, फेल हो रहे हैं तो भी घटा देंगे। लेकिन यदि जब फेल पास या पास फेल हो रहे हैं तो अंकों को जोड़ देते हैं। देखिए, एक उत्तीर्णांक से 30 अधिक लेके आया, यानी कि ज़्यादा लेके आया, और एक कम लेके आया, तो हम नंबरों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 30 प्लस 30, यानी कि 10% बराबर हमारा हो गया 60। 10% बराबर हमारा कितना हो गया है, 60। तो 1% बराबर हो गया हमारा 6, और 100% बराबर हो जाएगा हमारा 600। यानी कि हमारी जो परीक्षा है वो कितने नंबरों की है, 600 नंबरों की है। लेकिन यहाँ पे हमसे एक चीज और पूछी गई कि उत्तीर्णांक कितने अंकों का है। उत्तीर्णांक का मतलब ये हो गया कि पासिंग कितने मार्क्स से हो रहा है। तो यहाँ पे हम किसी भी एक इक्वेशन से ले सकते हैं। देखिए, 35% अंक लाया, 30 अंक ज्यादा हो गए। यहीं पे 25 लेके आया, 30 कम रहे। तो किसी को भी देख लो, अगर हम कहें 600 में से कितना अंक लेके आया था वो, 25%। 25% तो लेके आया,
25 छिक्का 150, 150 तो वो नंबर लेके आया, लेकिन फेल हो गया था कितने नंबरों से? 30 से। यानी कि उसको जो टोटल पास होने के लिए नंबर चाहिए थे वो कितने चाहिए थे? 150 और प्लस 30, यानी कि 180 नंबर। ये हो गया है उत्तीर्णांक और ये है पूर्णांक। ये क्या है? पूर्णांक और ये है उत्तीर्णांक 180। अगर आपको इसको सॉल्यूशन से करना है तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख लीजिए, जल्दी जल्दी हम सॉल्यूशन दिखा देते हैं आपको। 35% अंक लेके आया, 30 अंक अधिक होगा, यानी कि इसको अगर हम 30 अंक कम कर दें तो ये हो गया सिर्फ पासिंग मार्क। वहीं पर ये 25% अंक लेके आया, इसको 30 अंक कम पड़ गया, अगर इसको हम 30 दे दें तो ये भी पासिंग मार्क। दोनों पासिंग में 25% इस साइड आएगा तो 35 माइनस 25 यानी कि 10%, और 30 उस साइड जाएगा तो 60, तो 10% बराबर 60, तो 100% बराबर 600। वही चीज़ हो गई है, यहाँ से बाकी चीज़ हमने ये कर दी थी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्या था? ये जो हमने फॉर्मूला बताया था कि अगर दोनों जगह पास हो रहे हैं तो हम सीधा घटा देंगे, दोनों जगह फेल हो रहे हैं तो अंकों को घटा देंगे, फेल पास हैं तो अंकों को जोड़ेंगे, और पास फेल हैं तो भी अंकों को हम जोड़ देते हैं। एक सवाल हम इसका और ले रहे हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। नेक्स्ट सवाल था, किसी परीक्षा में ए को 32% अंक प्राप्त हुए और वह 4 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में बी को 35% अंक प्राप्त हुए तो वह 5 अंकों से पास हो गया। परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि इस तरीके के सवाल में आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, हमें बस ये देखना है कि पास फेल हुए, फेल पास हुए, पास पास है या फेल फेल है। अंक तो हमेशा परसेंटेज तो घटने ही है। इसको मिले 32%, इसको मिले 35%, इसका मतलब कितने परसेंट का अंतर रहा? 3% का। लेकिन ये 4 अंकों से लेकिन ये 4 अंकों से फेल हो गया और ये 5 अंकों से पास हो गया, यानी टोटल जो नंबरों का हमने कहा था एक फेल पास है, तो 4 + 5 यानी कि 3% बराबर 9, तो 1% बराबर हो जाएगा 3, और 1% 3 हो गया है, तो 100% जो नंबर होते हैं परीक्षा में वो 300 नंबर थे। यानी कि जो परीक्षा थी वो कितने नंबर की थी? 300 नंबर की परीक्षा थी, पूर्णांक 300 का था। अगर आपको तरीके से करना है तो वही चीज़ हम बता ही चुके हैं पहले भी कि एक को मिले 32% अंक, इसको ए को मिले 32% अंक, 4 से फेल हो गया, यानी कि अगर इसको 4 और मिल जाती तो ये पास हो जाता। दूसरे व्यक्ति को मिले 35% अंक, लेकिन ये 5 अंक ज़्यादा लेके आया, इसके अगर हम 5 कम कर लें तो ये भी पासिंग मार्क हो गया। 5 इस साइड आ जाएगा, 32 इस साइड आएगा, 5 और 4 9 बराबर 3%, तो 1% बराबर हो जाएगा 3, और 100% बराबर, यानी कि 100% की जो परीक्षा होती है वो हो गया 300। सीधा आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास हम यहीं इसी सवाल के साथ ख़त्म कर रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और ऐसे ही अच्छे मज़ेदार और खूबसूरत सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।